हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड जो हिंदी का जो मॉडल पेपर जारी किए हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जो कि बिहार बोर्ड अपने तरफ से यह मॉडल पेपर जारी किए हैं। और इस मॉडल पेपर का मतलब ही है कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक, इस मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए, यह हिंदी का मॉडल पेपर है और देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बना है और क्या इसमें नियम है, क्या कानून है, किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक, ताकि अच्छा से समझ में आइए। तो आइए, आज इस मॉडल पेपर में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है। आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इस मॉडल पेपर से यह पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें 50 बनाना है। ठीक, तो चलिए पहले इसका नियम देख लेते हैं, क्या क्या नियम है। ठीक, तो चलिए, पहला में क्या है, यहाँ देखिए। पहला कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। ठीक, उसके बाद है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब आपको जो है ना अपने ही शब्द में लिखना है। ठीक, अगला है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। उसके बाद प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को आप 15 मिनट पढ़ सकते हैं और 15 मिनट समय दिया है बिहार बोर्ड की तरफ से। चलिए, अगला है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और एवं खंड ब। मतलब खंड अ में सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं और खंड ब जो दूसरी वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक, उसके बाद है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए जो आपके पास OMR शीट मिलेगा, उस उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले या काले पेन से आप लिखें या आप नीले पेन से, ध्यान रहे ये 2 पेन से आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, आगे है नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करे, मतलब कि प्रगाढ़ करे मतलब उसको रंगना है, उस बॉक्स को OMR शीट में जो होगा उस बॉक्स को रंगना है। उसके बाद है कि नाखून आदि का OMR उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, मतलब नाखून का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। ठीक, उसके बाद खंड ब में क्या दिया है कि 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है, देखते हैं क्या क्या है। पहला देखिए, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, मतलब किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक ही सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। ठीक, ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, 100 ऑब्जेक्टिव मतलब कि ना समझा कि 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा और 50 को का जवाब देना है और OMR सीट जो है OMR सीट जो दिया जाएगा उसी में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, एक के आगे रहेगा ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, फिर उसके बाद 2 के भी आगे रहेगा AB और उसी गोला, अगर 2 का A सही है तो A को ऐसे गोला करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, ये जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किए हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल 100 प्रश्न को। तो सारा चीज़ को तो ध्यान में पढ़ लिए, सारा चीज़ समझ गए कैसे क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम को देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण
वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ठीक, तो देखिए 4 विकल्प है ना, ये चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सही होगा। तो आपको याद रखना है कि 21 खंडों में। ठीक, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में VVI प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपके एग्ज़ाम में भी आने वाली ये प्रश्न है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ये मॉडल पेपर को जारी किए हैं। हो सकता है कि इस मॉडल पेपर से आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा कि काम तू कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो आपको याद रखना है यह सोफर ने कहा। किसने कहा? सोफर ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं सभी प्रश्न में। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है कि गिरधर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गिरधर, गिरधर की पत्नी ने, गिरधर ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपके सामने है कि छुपन छुपी खेल रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो आपको याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा पता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मैक्स मूलर ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बाबू मॉडल पेपर है और बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं। पहले ही बोल दिया हूँ कि इस मॉडल पेपर से आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, ये 100% विश्वास रखिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है कि बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक, एग्जाम के लिए हो सकता है मॉडल पेपर जारी किया है, हो सकता है इसी से सारा प्रश्न रहे, तो इसलिए यह वीडियो को देखना अति आवश्यक हो जाता है। आइए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, सुन लीजिए इसको, मतलब कि अपने दिमाग में इस प्रश्न को एडजस्ट कर लीजिए। और इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा पता है? कि देव विज्ञान। क्या अर्थ होता है? देव विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? चारु चंद्रलेख किसकी मतलब की रचना है? ये मतलब इसका लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है इसका लेखक जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? ध्यान से देखिए कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो आपको बताना है कि गौड़ देश के लोग कैसे मतलब कि कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बड़े बड़े। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? तो आपको याद रखना है, कई बार यह प्रश्न आ चुका है। ठीक, तो आपको बताना है कि लेखक की छोटी लड़की, मतलब लेखक की छोटी लड़की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो आपको बताना है यह जो पंक्ति है ना, यह पंक्ति है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है कि कोंकण के शिलाहार, मानियखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नंदी नागरी लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से सुनिए कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि कृष्ण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था? तो आपको याद रखना है कि बहादुर के गले में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए तो थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। ठीक ठीक है। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है कि अमरकांत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए फटाफट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक, तो इसलिए जल्दीबाजी में करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और पूरा क्वेश्चन या तो उतार लीजिएगा या तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मतलब कि 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, चलिए बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो आपको याद रखना है, बहादुर का जो बाप मारा गया था ना, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, पढ़िए यहाँ पे कि अगला प्रश्न क्या है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है कि हिदायत शब्द का जो अर्थ होता है वो चेतावनी होता है। ठीक, नहीं कहता है कि हिदायत दे देना उसको, मतलब चेतावनी दे देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अपूर्ण सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा क्या है? तो आपको याद रखना है कि यह जो है ना, ये मूर्त ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि रोन नदी के दूसरी ओर आविनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है, क्या पता है? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विल्नब ल आविन्यो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि सहनीय शब्द का अर्थ क्या है? सहनीय शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुधीर वादों में साह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है वो जो है ना, वो कन्नड़ भाषा से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, टोटल इसमें 100 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ठीक, क्या है लिखल कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1968 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आपका है, तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? तो आपको याद रखना है यह किसने कहा। तो आपको याद रखना है यह मगम्मा का बेटा। किसने कहा? मगम्मा का बेटा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सात कोरी होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न होगा ना? यस सर। चलिए, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है तहसीलदार के घर में। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका
आपका अगला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का बढ़ाकू लड़का कौन था? तो आपको याद रखना है कि आपको याद रखना वो था कौन? गुण निधि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो आपको याद रखना है गौशालाओं की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है ना? यस सर। चलिए, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ऑप्थल मास्कोप से। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है यह किसने कहा। तो आपको क्या याद होना चाहिए? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। एग्जाम में पूछ सकता है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है पुष्पा। ठीक, क्या नाम है? पुष्पा। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है कि राम नाम बीनू बिडथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपको क्या बताना है? आपको याद रखना है इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं, सी, यानी कि गुरु नानक। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अयनी शब्द का अर्थ क्या है? अयनी शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरही। ठीक, चलिए अगला है, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो आपको बताना है राम नाम के बिना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ठीक, तो आपको याद रखना है यह जो पंक्ति, यह जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रेम अयनी श्री राधिका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि कवि का जो नाम है, क्या नाम है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी की प्रेमघन की है? तो आपको बताना है और याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीर्ण जनपद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी कविता किसके संकलित है? किससे संकलित है? सॉरी, किससे संकलित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेमघन सरस्वत से। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, अल्मोड़ा के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृत से ली गई है? तो आपको याद रखना है और बताना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, यानी कि ग्राम्या। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है कि इसे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब हुआ, किस रचना पर? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उर्वशी। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जनतंत्र का जन्म। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिरोशिमा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है?
तो आपको याद रखना है और बताना है ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मेरी नींद के दौरान ठीक उसके बाद कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है। ठीक, तो चलिए आपको बताना है, याद रखना है ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी यानी कि हमारी नींद। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि गायत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्याम नंदन किशोर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप किनकी रचना है। तो आपको याद रखना है और आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनामिका का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड के ड को क्या समझता है, ड के ड को क्या समझता है। तो आपको बताना है और याद रखना है वो क्या समझता है, माँ समझता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि झाड़ा पालक साहित्य की कौन विधा है। झाड़ा पालक साहित्य की कौन विधा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी कि काव्य। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। तो आपको याद रखना है और बताना है ये देशांतर यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो आपको याद रखना है और आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही यानी कि 4 दिसंबर 1875 में। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो आपको बता देना है और याद रख लेना है इसका माता का जो नाम था ना, इसका माता का नाम, एक मिनट रुक जाइए, तो इसका माता का नाम क्या होना चाहिए। तो इसका माता का नाम हमारे अंदाज से लगता है ऑप्शन नंबर ए सोफिया होना चाहिए। सो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, 50% बोलता हूँ कि सोफिया ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, जो सही होगा कर लीजिएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। कितना अच्छा प्रश्न है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या। तो आपको याद रखना है ना, 11 पढ़ लीजिए ना, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ फिर री फिर ए, मतलब अविसर तक गिनिए। कितना, सॉरी अविसर नहीं, अनुस्वर अविसर को छोड़ करके, मतलब ना समझे, और तक गिनिए। ठीक, 11 पुरता है। तो आपको याद रखना है कितना, 11 स्वर वर्णों की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है। तो आपको याद रखना है, क्या पूछा है, द्विगुण पूछा है ना। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यानी कि ये क्या है, र। ठीक, बड़ी रो है, बड़ी। चलिए योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा गया है। तो आपको बताना है कि आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, मतलब अयोगवा। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुस्वार अविसर को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना अयोगवा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से कि त्व का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोलिए, तो थ पढ़िए, तो थ। अच्छा एक बात बताइए, ये जो जिह्वा है, ये जो जिह्वा है, जीभ, मतलब ये किसे टच करता है। पढ़िए, तो देखिए ये जिह्वा आकर के दांत को टच करता है। किसको, दांत को। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी यानी कि दंत से। तो का उच्चारण स्थान दंत से। चलिए अगला प्रश्न है क्या, देखिए ध्यान से कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन है। तो आपको बताना है सी यानी कि तो है अघोष वर्ण। ठीक,
तो क्या है, अघोष वर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वो कौन ध्वनि कहलाती है। तो आपको याद रखना है, व्याकरण से प्रश्न है बाबू, तो आपको याद रखना है युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको बताना है, क्या पता है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि से प्लस अन से क्या होता है, क्या होता है, शयन होता है। क्या होता है, शयन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से अशुद्ध शब्द पूछा गया है कि कौन है, तो बताइए तो अशुद्ध कौन है। तो आपको अच्छा देखिए, तालाब तो सही है, दीपिका भी सही है, ठीक ठीक है, यस सर। अच्छा जयोत्सना ये क्या है, अच्छा प्रज्वलित ये भी सही है, तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग है, मतलब क्या पूछा, अशुद्ध, ये अशुद्ध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन है। अल्प विराम चिन्ह बताइए तो अल्प विराम चिन्ह कौन है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, बताइए। संज्ञा तो आप लोग पढ़े होंगे ना, तो चलिए आपका जो क्या हो जाएगा, हिमालय तो जातिवाचक होगा नहीं, मिठास तो होगा नहीं, दूध भी नहीं हो सकता, इसका मतलब नदी। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे आसान क्वेश्चन है, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग। जब ये आ गया नर मादा मतलब लिंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिए कि नाखून शब्द कौन लिंग है। नाखून शब्द कौन सा लिंग है, कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं, बताइए तो। आपको याद रखना है नाखून शब्द जो है ना, ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। निम्न में से तत्सम शब्द पूछा गया है, तो आपको याद रखना है यानी कि होस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। क्या होगा, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो चलिए आप बताइए तो आपको बताना है और याद रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि प्रियतमा। क्या हो जाएगा, प्रियतमा। स्त्रीलिंग पूछा है ना, यस सर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से, कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है। मतलब साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, कारक पढ़े हैं तो आपको पता होगा, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करण कारक का ये उदाहरण है। करण कारक का, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक, याद रखना। चलिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आपको याद रखना है 11, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जिन प्रक्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाते हैं या क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पे हो वो क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है। मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है मैं घड़ा भरता हूँ मतलब कि घड़ा भरता हूँ मतलब कौन सा कर्म है, घड़ा क्या है, कर्म है ना, यस सर। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा स्वकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। देखिए आपको एग्जाम में 50 ही बनाना है,
टोटल 100 है ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं 100 का भी आंसर करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोग को एग्जाम में 50 ही बनाना है, मनपसंद से जो बनेगा वही बनाना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बताइए तो, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है कि भूतकाल के कितने, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो आपको याद रखना है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? तो आपको बताना है ये है तद्भव। क्या है, कौन सा शब्द है ये? तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 4। कितनी है? 4। चलिए अगला प्रश्न है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? तो आपको बाबू याद रखना है वो प्रत्यय कहलाता है, और जो पहले जोड़ा जाता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से देशज शब्द कौन है? देशज, तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना क्या है, चिड़िया, ये देशज है। ठीक, उसके बाद है 81 नंबर प्रश्न कि उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश में, तो आपको याद रखना उपनिवेश में बोले ना जो पहले जुड़े वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में जुड़े वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो यहाँ क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि उपसर्ग क्या होगा उपनिवेश में, तो आपको याद रखना है और बताना है कि उपनिवेश में जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उप और क्या जुटा है इसमें? निवेश, तो क्या बन गया? उपनिवेश। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली में सबसे पहले एक चीज़ बताइए, बोली शब्द में पूछा है तो बोली में, तो यहाँ देखिए बोली, अगर बोली को अलग करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? ब, उसके बाद ओ, अब फिर क्या आएगा? ल, अब फिर क्या आएगा? दीर्घई। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि दीर्घई। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय शब्द का, तो आपको याद रखना है निश्चित क्या होगा? निश्चित। चलिए प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन समास कौन समास है? तो आपको याद रखना अवयवी भाव समास है। ठीक, चलिए अगर आप लोग व्याकरण पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा। ठीक, चलिए अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन पढ़ा देंगे बेसिक से और सबसे सुंदर सबसे आसान भाषा में। ठीक है बाबू, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? देखिए पदबंध अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, बताइए किस पदबंध का उदाहरण है? बताइए तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। भोजन करेंगे तो ना भूख मिटेगी, तो इसलिए यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है। देखिए दूसरी जो क्रिया है वो किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है नहीं पे, तो इसका मतलब है ये है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यर्थ निंदा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको बताना है दुर्लभ। ठीक, चलिए अगला है प्रश्न कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बताना है तराग। क्या बताना है? तराग बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में तो उज्ज्वल, ये तो मतलब ये उज्ज्वल। ठीक, अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध। ठीक, निम्नलिखित में एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल भी सही है, प्रेयसी भी सही है, संन्यास भी सही है, लेकिन साप्ताहिक सही नहीं है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध बोला गया है, देखिए
देखिए क्या है, उसने जल्दी घर जाना था। बताइए ऐसा वाक्य कभी सुने हैं? आपके रहन सहन का मतलब स्तर ऊंचा है, ये तो बिल्कुल सही है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। वह उत्तीर्ण हो गया, सफल हो गया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ उसने जल्दी घर जाना था। बताइए ऐसा वाक्य कभी सुने हैं? ऐसा हो सकता था ना कि उसे जल्दी घर जाना था। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को देखिए कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? इसमें से बताइए। तो चारों विकल्प में से उद्योग शब्द का, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत प्लस योग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि स्व के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है, मतलब किसे छूती है? तो आपको बताना, स्व बोलिए आप लोग पहले बोलिए स्व। और ये जिह्वा को देखिए कि ये किसे मतलब टच करता है, ये जिह्वा किसे स्पर्श करती है, तो आप खुद समझ जाएंगे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दंत को। एक बार बोलिए तो सही, स्व। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेहतरानी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेहतरानी। और कई बच्चे सोचते होंगे कि नहीं सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मतलब सही। नहीं बाबू, डी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, मेहतरानी होगा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, मेहतर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोक वित्त का अर्थ क्या है? मतलब अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है कि मूर्ख की कमाई दूसरे की खाते हैं, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ठीक, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह कोई नया काम नहीं है, मतलब ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, आप पढ़े हैं ना कि यह वह। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है मोहन खाता है मतलब ये कर्ता कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? बस 3 प्रश्न बचा है। अगला प्रश्न, चादर शब्द का कौन लिंग है? चादर कौन सा शब्द है, इस बताना है, स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए च का उच्चारण स्थान क्या है? च कहाँ से बोला जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तालु से। आप च बोलिए तो ये जी जो है ना, ये तालु को स्पष्ट करेगी। ठीक, अगला अंतिम प्रश्न है कि हर्षई, हर्षऊ और री, ये कौन स्वर है? तो आपको याद रखना है ये हर्ष स्वर है। ठीक, ये क्या है? हर्ष स्वर। और पूछेगा कि स्वर की कितने प्रकार है? तो स्वर के कितने? दो प्रकार, यानी कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। और उसके बाद जितना भी ये आ है, दीर्घई है, उसके बाद ए है, ये सारा क्या है? ये है दीर्घ स्वर है। ठीक, तो चलिए 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग आज देख लिए। ठीक, 100 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं, लेकिन इस 100 में से आपको ध्यान रहे कि 100 में से 50 ही बनाना है बाबू, 50 ही बनाना है। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं सब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव तो आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देख लेते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या है। और सब्जेक्टिव आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सब्जेक्टिव है। ठीक, तो दूसरी वीडियो में मैं सब्जेक्टिव बताने का कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो में अंतिम तक हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सब्जेक्टिव लेकर के। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।